गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो विजडम ट्री आपके साथ इस अंक में आप लोगों को ये प्रस्तुत करना चाहता है कि देखिए, मेंस राइटिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, आंसर राइटिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड लर्निंग शुड नॉट बी, जो पढ़ने की कला है ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ ऑब्जेक्टिवली पढ़ रहे हैं और कंसेप्चुअल राइटिंग में कोई प्रैक्टिस नहीं ला रहे हैं और इसका अलग अलग कोई प्रिपरेशन नहीं होता है। आपको पढ़ने के क्रम में ही अपनी कंसेप्चुअल बिल्डिंग के साथ राइटिंग की भी हैबिट को डेवलप करके रखना चाहिए और एटलीस्ट वन क्वेश्चन इन अ डे ज़रूर लिखना चाहिए या कुछ भी, कोई भी चीज़ पर लिखें। मैं इस अंक में आप लोगों को ये बताने की कोशिश करना चाहता हूँ कि किस तरीके से आंसर लिखा जाता है, प्रीलिम्स हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो, और ये कैसे तीनों तैयारियां मेंस में हमें रोबोस्ट करती है हमारी प्रिपरेशन को, जब हम उस दिशा में अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं। तो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है पढ़ना, लिखना, समझना और उसको फिर प्रत्यक्ष रूप से बोलना, क्योंकि ये तीनों फिर इंटीग्रेट करता है। तो चलिए हम लोग आते हैं मुद्दे पर। ये हम जून का जो सेशन है, जून के एडिशन का 2024 का कुरुक्षेत्र मैगजीन लिए हैं। इसमें मैं आपको एडिटोरियल पढ़ करके बताऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि देखिए किस तरीके से टू द पॉइंट लिखा जाता है, जो कि आपको मेंस में आंसर राइटिंग में आपको विशेषकर फ़ायदा करेगा। ये बेसिकली सीरीज़ मैं आपको बीपीएससी के लिए शुरू कर रहा हूँ, ताकि बीपीएससी में हिंदी माध्यम के बच्चे और अंग्रेजी माध्यम के जो एस्पिरेंट हैं, दोनों को बैलेंस्ड अप्रोच मिले और वो खुद से तैयारी कर सकें, क्योंकि इसमें आपको खुद से मेहनत करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो 2024 का कुरुक्षेत्र का एडिशन है, अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, ये हमारा एडिटोरियल है, संपादकीय। मैंने हिंदी में इसलिए लिया है ताकि पहले हमारी मूल भाषा हिंदी है, मातृभाषा हिंदी है और बिहार के हर एक बच्चे इस बोलचाल की भाषा को समझते हैं। तो मैं आपको इसमें एक आइडिया एंड अप्रोच दे दूंगा, फिर अंग्रेजी में शुरू करेंगे कि जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं उन्हें भी बेनिफिट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये कैसे, देखिए शुरुआत कैसे किए हैं इन्होंने। भारत की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक इसकी विविधता के बीच एकता है। देखिए भाषा की शैली को देखिए। भारत की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक इसकी विविधता के बीच एकता है। एक क्या है? विविधता के बीच एकता है। तो हम लोग बोलते हैं ना, विविधता में एकता। इसी की भाषा को अलग भाषा के शब्दों में रखा गया है, लेकिन इसका सेंस वही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये आगे कहना क्या चाहते हैं इससे। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनजातीय आबादी भारत में पाई जाती है। दूसरी बड़ी कहाँ? अफ्रीका के बाद जो है हमारे यहाँ पर दूसरी बड़ी जनजाति जो है आबादी रूप के मामले में पाई जाती है। ये आपको फैक्ट जो है इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए? प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू, तीनों के लिए, कि हाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर डाइवर्सिटी। हम लोग कैसे उस डाइवर्सिटी को इंटेग्रिटी के साथ शो कर रहे हैं। तो एक इन्होंने स्तंभ लिया है, किसका? जनजातीय आबादी का। आगे बढ़ते हैं। 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की 8.9% आबादी आदिवासी के रूप में वर्गीकृत की है। अब इसका बेस कहाँ से दे रहे हैं? यही आपको उत्तर लिखने की शैली है। आपने कोई फैक्ट दिया, उसका एक बेस दिया कि कहाँ से लिया गया है ये बेस। तो ये 2011 की जनगणना का आंकड़े के अनुसार है, जिसकी संख्या लगभग 10.4 करोड़ है। इन्होंने एक परसेंटेज में दिया, यहाँ पर इन्होंने नंबर में दे दिया, जिससे कि अनुमान लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी आबादी, जनजातीय आबादी है। अभी यहाँ पर यह दिखाया जा रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत 730 से अधिक अनुसूचित जनजातियाँ अधिसूचित है, मतलब कि नोटिफाइड है। जो हमारे आर्टिकल 342 के तहत जो है 730 से अधिक अनुसूचित जनजातियाँ क्या है? नोटिफाइड है। तो देखिए किस तरीके से ये जो
पहला ही पैराग्राफ है उसमें इंफॉर्मेशन के सोर्स और उसके साथ फिर संविधान में इसके क्या प्रारूप हैं उनको दिया है। ये क्या शो कर रहा है कि ये एक रिच कंटेंट हुआ किस मामले में, तो लॉजिकली भी और एट द सेम टाइम बाय गिविंग द एविडेंस ऑल्सो, एंड जो ये थियोरी जो आइडिया अप्रोच लेकर के आए थे उसको कहीं ना कहीं बांध रहा है कि नहीं ये चीज़ इस तरीके से है, तो ये टॉपिक से सेग्रीगेट भी नहीं हो रहे हैं। इन्होंने एक स्तंभ उठाया है और वो इसकी एकता है, एक इसकी विविधता की बात को इन्होंने जोड़ने का प्रयास किया है। अब हम लोग आगे देखते हैं। भारत सरकार ने जनजातियों के विकास एवं उनकी विरासत और संस्कृति के संरक्षण पर प्राथमिकता के रूप में ध्यान केंद्रित किया है। अब ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से, जैसे आप अगर कॉलोनियल पीरियड से इनका हिस्ट्री को देखिएगा तो किस तरीके से, या इवन मतलब कि महाजनपदा के ही टाइम से, तो ये नेग्लिगेट और आइसोलेट किए गए हैं। इवन कि जो कॉलोनियल पीरियड था उसमें तो बहुत ज़्यादा इनके राइट्स के और इनके संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया गया था अंग्रेजों द्वारा। उसके तुरंत इमीडिएटली जो है 1952 में ही इनको रिजर्वेशन की प्रावधान को दिया गया और साथ में इनको वन अधिनियम जो पॉलिसी आती है फॉरेस्ट पॉलिसी वो लागू किया गया और विशेष ध्यान दिया गया। लेकिन समयानुसार इनकी परिस्थिति को देख करके अगेन इनकी संरक्षण के लिए भारत सरकार ने प्रयास किया है। अब उसको हम देखते हैं कि पहला पैराग्राफ को कैसे कनेक्ट करता है इन सारी बातों को। आगे हम लोग मूव करते हैं। पूरे देश में आदिवासी लोगों की समृद्ध परंपराएं, संस्कृति और विरासत है। क्या है? समृद्ध, मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई मतलब संकीर्ण रूप से, समृद्ध परंपराएं हैं, संस्कृति है और विरासत है। साथ ही उनकी जीवन शैली, रीति रिवाज भी अद्वितीय है। आप इस चीज़ को समझिए कि अद्वितीय क्यों लिखा गया है। तो जब इनके परिदृश्य को, चीज़ों को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हाउ मच साइंटिफिकली ये लोग अपने जीवन शैली को, परंपराएं को डेवलप किए थे। आदिवासी समुदायों के विविध परिदृश्य में स्वदेशी विरासत को संरक्षित करने के लिए शक्तिशाली उपकरणों के रूप में अभिनव विज्ञान परियोजना का उपयोग किया जा रहा है। किस चीज़ का? अभिनव विज्ञान परियोजना। ये प्रीलिम्स के लिए आपको एक फैक्ट है एंड इवन मेंस के लिए भी। देखिए किस तरीके से मेंस में प्रीलिम्स के नॉलेज को ऐड अप किया जा रहा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको कि ये जो है इंटीग्रेटेड एग्जामिनेशन प्रोसेस है, इसमें आपकी तैयारी इंटीग्रेटेड फॉर्म में होना चाहिए। तेज़ी से बढ़ते वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण के युग में ये पहल आशा की किरण है जो सदियों पुरानी रीति रिवाजों को और परंपराओं का अस्तित्व और पुनरुद्धार का उम्मीद जगाती है। ये क्या शो करना चाह रहे हैं? ये शो करना ये चाह रहे हैं कि वन साइड ह्यूज साइंटिफिक डेवलपमेंट, एआई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है, बट एट द सेम टाइम इन सारे के बीच इनकी जो कला थी, इनकी जो संस्कृति थी, इनका जो साइंटिफिक डेवलपमेंट था, उनको भी सजोने का काम इस परियोजना के थ्रू किया जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से उनकी चीज़ों को भी संरक्षण दिया जा रहा है और आज की भी चीज़ों को कहीं ना कहीं सम्मिलित किया जा रहा है। हम लोग आगे मूव करते हैं। आदिवासी लोक कला के विविध आयाम होते हैं। किसके? लोक कला के, मतलब जन कला, जो सभी के बीच उनका होता है। कभी आप पुरुलिया वाले रीजन में जाइएगा तो आपको दिखेगा कि किस तरीके से छऊ वगैरह में सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अनेक रूप में अभिव्यक्तियाँ होती है, चाहे वह बारीक रूप से तैयार किए गए लकड़ी के खिलौने, फर्नीचर का आकर्षण हो, या धातु के काम के जटिल डिजाइन या रंगीन कपड़ों की नाजुक बुनाई हो। भारत की जनजातीय क्षेत्रों की सांस्कृतिक विविधता, रीति रिवाज और सामाजिक परंपराएं मंत्रमुग्ध कर देती है। यह एक अनोखी दुनिया है जहां सौहार्द, एकजुटता और सद्भाव सर्वोच्च होते हैं। जनजातीय कला दर्शाती है कि जनजाति की संस्कृति क्या है। यह उनके अतीत की कहानी के साथ साथ उनके मूल्य और मान्यताओं के बारे में बताती है। तो ये क्या दे रहे हैं? ये एक कंटेंट दे रहे हैं, जो कंटेंट इस चीज़ को दर्शाती है कि उनकी विविधता कैसी है,
उनकी एकता कैसी है, उनकी संस्कृति कैसी है, उनके रीति रिवाज कैसे हैं, उनके थॉट प्रोसेस कैसे हैं, इन सारे चीज़ों को कहीं ना कहीं बतलाती है। तो देखिए, जिस तरीके से हम लोगों ने ऊपर में देखा कि जो चर्चा की गई थी यहाँ पर, इन सारे चीज़ों को, विविधता में एकता, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर इन लोगों ने बताने के प्रयास किया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कुछ आदिवासी समुदाय सुंदर मनके बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं? मन के। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जबकि यह अपनी रंगीन पेंटिंग या मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश के गोंड और झारखंड के संथाल के बीच रंगीन पेंटिंग स्थानीय भावनाओं का सार प्रस्तुत करती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में मुरिया मुरिया नृत्य विचारों एवं भावनाओं के साथ गूंजते हुए जीवन की आध्यात्मिकता को दर्शाते हैं। सोचिए, that means spirituality was also one of the central point where they used to live their life। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके से उनके जीवन में जो विविधता थी उनको वो दर्शाने की कोशिश करते थे। और देखिए, जो पहला पैराग्राफ है वो कहीं ना कहीं लिंक कर रहा है चीज़ों को जो आपको समझना चाहिए। आगे हम लोग मूव करते हैं तो देखते हैं उड़ीसा का ठोकरा पीतल की मूर्तियाँ। आज भी अगर आप जाइएगा तो ये आपको अमेजन पर भी देखने को मिल जाएगा, जब आप अमेजन पे डालिएगा इन प्रोडक्ट के लिए। पश्चिम बंगाल का टेराकोटा बांकुरा भावनाओं का मृदा कला से व्यक्त करने की सबसे सरल माध्यम है। ये होल इंडिया का अब आपको दिखा रहे हैं कि कैसी विविधता है, कैसी संस्कृति है, और उनकी जो पकड़ है सिर्फ एक चीज़ पर नहीं है, बहुत आयाम चीज़ों पर है, बहुत सारी चीज़ों पर है। तो ये कनेक्टिफाई कर रहा है। आदिवासी लोग अपने प्राचीन संस्कृति को जीवित रखने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जिसमें प्रकृति का संगीत, सामुदायिक परंपराएं, अनुष्ठान और कला शामिल है, जिनका सीधा संबंध आसपास के परिवेश से है, कुदरती अवयवों से है। प्रकृति ने उसके संसाधनों ने अपनी तरह इन आदिवासियों को सोचना, समझना और रहना सिखाया है। सोचिए, ये कितना बड़ा लाइन है, कितना ह्यूज स्टेटमेंट है। इसीलिए प्रकृति ने उसके संसाधनों ने अपनी तरह इन आदिवासियों को सोचना, समझना और रहना सिखाया है। तो व्हाट ए ग्रेट सेंटेंस एंड व्हाट ए ग्रेट डीप मीनिंग इट इज़ हैविंग। तो इस चीज़ को आपको समझना है राइटिंग के दौरान। ये आपको कहीं ना कहीं आपको एक एंगल देगा, कंसेप्ट देगा कि कैसे आपको आंसर राइटिंग करना है। भारत के जनजातीय परंपरा, संस्कृति, विविधता एवं प्रासंगिकता का तर्क संगतता के साथ दुनिया में सबसे प्राचीन और अद्वितीय है। जनजातीय कला का संरक्षण सुनिश्चित करना हमारे देश का सांस्कृतिक विरासत की समृद्ध परंपरा की रक्षा करने के समान है। पीढ़ियों से चली आ रही ये परंपराएं, मूल्य, अनुष्ठान समुदाय के मजबूत एवं स्थिर रखने में मदद करती है। आदिवासी समाज बौद्धिक ज्ञान का भंडार है। देखिए, बौद्धिक ज्ञान का भंडार है। आदिवासी जीवन दर्शन प्रकृति से गहराई से जुड़ा है। आदिवासी अपने पर्यावरण के देखभाल करते हैं और अपने पुश्तैनी संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करने में संपूर्ण प्रकृति से सद्भाव से रहते हैं। निसंदेह आदिवासी के प्रकृति के प्रति सम्मान और प्रेम में उनका गहरी सूझबूझ का परिचायक है। आधुनिकता की अंधी दौड़ से पैदा हुआ ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से निपटने के लिए आज पूरी दुनिया आदिवासी समाज से प्रकृति के साथ सामंजस्य से जीना सीखने की ज़रूरत है। ये जो पढ़ने का मेरा आशय था, तो आपने कहीं ना कहीं देखा कि जो आपको टॉपिक दिया गया है उसके टॉपिक के इर्द गिर्द और कनेक्ट कर रहा है बार बार उन विविधताओं को। देखिए, हर एक पैराग्राफ में जब आप अगर देखिएगा तो हर एक पैराग्राफ में इनकी विविधता को एकता से, मतलब एकजुट होकर के चलने का, दिखाने का प्रयास किया है। चाहे वो सांस्कृतिक लाइफ हो, ऐतिहासिक लाइफ हो, उनकी
जो परंपराएं हैं, शैलियाँ हैं, उसको जोड़ने का प्रयास किया है। तो इसमें आपको कनेक्टिंग पैराग्राफ दिखेगा, इस पैराग्राफ से इस पैराग्राफ का संबंध है, इस पैराग्राफ से इस पैराग्राफ का, इस पैराग्राफ से इस पैराग्राफ का। और इन लोगों ने कितने अच्छे तरीके से आज के संदर्भ के साथ जो है इसका कंक्लूडरी पैराग्राफ डाल रहे हैं। यही चीज़ आपको मेंस में सीखना है, और ये तभी सीखेंगे जब आप एटलीस्ट 15-20 एडिटोरियल पढ़ लेंगे। आप 15-20 एडिटोरियल, एक ही पेज का होता है, 15-20 एडिटोरियल योजना का पढ़ लें, 15-20 एडिटोरियल आप कुरुक्षेत्रा का पढ़ लें। 40 एडिटोरियल्स पढ़ने के बाद अपने आप आपको समझ में आने लगेगा कि किस तरीके से उत्तर को एकजुटता के साथ और उसी कंटेक्स्ट में लिखा जाए। और ये बहुत ज़रूरी है, जब आप लिखने लगिएगा तभी समझ पाइएगा। इसीलिए आपको मैंने संपादकीय बेस्ड चीज़ समझा कि नहीं, इसको पढ़ने से आपको समझ में आएगा कि कैसे आपके फैक्चुअल नॉलेज, कैसे आपके मेंस नॉलेज और कैसे आपके इंटरव्यू के स्किल, ये तीनों सम्मिलित हैं इस प्रक्रिया में, इस प्रिपरेशन के प्रक्रिया में। उम्मीद करता हूँ आप इसे समझे होंगे। अगर नहीं समझे होंगे या कोई दिक्कतें आ रही होगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।